हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया जो है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने लास्ट कहाँ से किया था, एंड किया था हमने जब हमें पता चलता है कि फ्रेंच का यहाँ पर जो आगे वो टेरिटरी एक्वायर नहीं कर सकते और वो बैटल जो होती है लास्ट में, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें ये बताया जाता है अंग्रेजों के द्वारा फ्रेंच को कि भाई आप यहाँ पे अब और टेरिटरीज एक्वायर नहीं करोगे और आप सिर्फ यहाँ पर छोटा मोटा व्यापार ही कर सकोगे। तो ये जो ट्रीटी है वो साइन होती है। इसके साथ हमारा जो हमने सारे यूरोपियन पावर जो इंडिया में आते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। तो आज हमारा उसमें एमसीक्यू सेशन है, तो आज हम पढ़ेंगे उनके एमसीक्यूज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू ऑफ द डे। Question number 1. In which year did Robert Clive accept the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler? आपको बताना है कि कौन से साल में रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी ली थी, किसकी? बंगाल, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये एक्सेप्ट करता है मुगल रूलर से। तो ये कब करता है? 1765 में। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है आपने आंसर देना है, और जिसका नहीं आता ट्राई करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके अलावा अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा तो मैं आपसे एमसीक्यू में डिस्कस करूंगी। ठीक है, 1765 में इसको कौन देगा? मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड जो है वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी देते थे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फोर्ट ऑफ राजस्थान डिड सर थॉमस रो एंड जहांगीर मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1616? पहली बार के लिए जहांगीर और सर थॉमस रो हु वाज एन इंग्लिशमैन वो दोनों मिलते हैं किस फोर्ट में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्लास में डिस्कस नहीं किया गया है तो आपको ये याद रख लेना है। द आंसर इज अकबर फोर्ट, अजमेर में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1605 AD? डच ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर लगाई वो आपको बताना है। ये कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट। आपको बताना है, ये मैंने आपको करवाया है। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगाता है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम इज द राइट आंसर एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब ये क्वेश्चन जो होते हैं ना आपने बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन तो आप फिर भी कर लोगे, बट जो ऐसे क्वेश्चन आपको पहले स्टेटमेंट्स तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके पहले पढ़ना है आपको पूछा क्या गया। ठीक है, केएस में, यूपीएससी लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं जिसमें वो डायरेक्ट आपसे, जरूरी नहीं है हमेशा करेक्ट ही पूछेगा, इनकरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए सेज ब्लू वाटर पॉलिसी किसने फॉलो की? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने की, हु वाज द सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। और उसने क्या किया, क्यों ये पॉलिसी अपनाई? क्योंकि वो इंडियन ओशन को मास्टर बनाना चाहता था, पोर्तुगीज को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना चाहता था। ये ए स्टेटमेंट बोल रही है। बी बोल रही है कि पोर्तुगीज गवर्नर नीनो द कुन्हा जो है वो बहादुर शाह का, जो बहादुर शाह गुजरात के लोकल रूलर थे, वो वाज द एनिमी ऑफ हुमायूं, वो उन दोनों जो है वो कंटेम्पररी हैं। ये बी स्टेटमेंट बोल रहा है। सी सेज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने एबॉलिश कर दी थी सती सिस्टम को, यानी सती प्रथा को खत्म कर दिया था गोवा से 1515 में। लास्ट बोल रहा है द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलीकट। पोर्तुगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कैलीकट में लगाई। तो बताइए आंसर क्या होगा? आपको ये भी पढ़ाया है मैंने कि पोर्तुगीज जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री कैलीकट में लगाते हैं। कब लगाते हैं? आपको ये साथ साथ याद रखने हैं। ठीक है, ऑप्शंस को भी पढ़ना होता है अच्छे से, जो ना भी सही हो उन्हें भी देखना है कि सही क्या होगा, तभी आपको पूरा जो है वो समझ आता है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने एबॉलिश की थी ना सती सिस्टम, की थी। और कब करता है ये बोल रहे हैं? 1515 में। और आपको पता है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने जो गोवा है किससे लिया था? बीजापुर के सल्तनत से ले लिया था, बीजापुर सल्तनत से ले लिया था। और कब लिया था? 1510 में लिया था।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। पोर्तुगीज गवर्नर नीनो दा कुन्हा जो है वो बहादुर शाह का कंटेम्परेरी है, ये भी मैंने क्लास में बताया है। ये कैसे बताया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि नीनो जो है वो बहादुर शाह की हेल्प करता है। क्या करता है? बहादुर शाह की हेल्प करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि उसकी लड़ाई किसके साथ होती है? बहादुर की हुमायूं के साथ। और साथ में हुमायूं की साइड से, बंगाल वाली साइड से कौन दुश्मन था? शेर शाह। ये भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दैट दे वर द कंटेम्पररीज, ये दोनों एक ही टाइम पीरियड पर थे। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताई थी कि लास्ट में नीनो दा कुन्हा जो है वो साजिश करके इसको बुलाता है, बोलता है हम कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, आप आइए। लेकिन लास्ट में क्या होता है? बहादुर शाह मारा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा ना क्वेश्चन के हिसाब से, इनकरेक्ट पूछा, ये सारे तो करेक्ट है, इनकरेक्ट होगा पहला वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी, ये शायद क्लास में डिस्कस करना भूल गए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी ये अल्मीडा ने अपनाई थी। किसने? अल्मीडा, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो और क्यों अपनाई थी? बिकॉज क्या चाहता था? ही वांटेड पोर्तुगीज टू बी द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। वो इंडियन ओशियन का मास्टर बनाना चाहता था पोर्तुगीज को। वो कैसे बनाएगा? क्योंकि उन्होंने अरब की जो शिप्स थी उनको आने से, इंडियन ओशियन में ट्रेड करने से वो रोक लेते थे, उनपे कुछ ड्यूटीज लगाते थे, उनको बोलते थे कि कार्टेज सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था कि ये वाला जो आपने कार्टेज है वो दिखाओ, परमिट जो है वो दिखाओ, फिर वैसे वो जो है ट्रेड करते थे। और इसीलिए वो इंडियन ओशन का मास्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा ही कब्जा हो, हम ही ट्रेड करें। तो ब्लू वाटर पॉलिसी वाज द, हम बोलेंगे कि पॉलिसी फॉलोड बाय अल्मीडा, नॉट अल्फोंसो डी अल्बुकर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Portuguese power in India, which one of the following statement is, हाँ ये वाला हमारा हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम विच शिवाजी obtained cannons and ammunition। शिवाजी ने कैनन्स और अम्यूनिशन किससे लिए? कौन सी पोर्तुगीज पावर से लिए? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आपका आया है 2011 में। तो किससे लेते हैं ये लेते हैं फ्रेंच से। किससे लेंगे? फ्रेंच से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अभी हमने डिस्कस कर दिया, कुछ क्वेश्चंस ना इस स्लाइड में जो है वो रिपीट हो चुके हैं, तो सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। ये 1765 में। ठीक है, हाँ ये वही रिपीट हो गया। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या बोल रहे हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो पहला फोर्ट था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ, ये भारत में कहाँ लोकेटेड है? आपको ये पूछा है। इट इज लोकेटेड इन मद्रास। कहाँ? मद्रास। ठीक है, मद्रास किसका पुराना नाम है? चेन्नई का। ठीक है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वो यहीं पे है, फोर्ट सेंट जॉर्ज वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिविलेजेस ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं? भारत में फ्री ट्रेड करने के प्रिविलेजेस जो हैं वो कौन सा मुगल एम्परर किसको देता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। कब देता है? 1717 में। तो ये भी क्लास में मैंने आपको मैं नहीं करवा पाई थी। लेटर मुगल्स में एक, पहले तो आपको पता चल रहा है ना इस टाइम पीरियड पे लेटर मुगल्स है, 1717 है। तो लेटर मुगल में कौन है? ये फारूक सियार जो है, ये 1717 में एक रॉयल फरमान जारी करता है, एक शाही फरमान जारी करता है, जिसमें ये बोलता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में फ्री ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो इट वॉज अ बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर ही कर रहा है ना, अपने दुश्मन को ये क्या कर रहा है? फ्री ट्रेड दे रहा है, आप फ्री में ट्रेड करो। क्योंकि वहां पर क्या होता था कि जो अंग्रेज हैं जब वो ट्रेड करने के लिए आए थे तो उन्हें कुछ कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी ना स्टेट को, कुछ टैक्सेस उन पे लगते थे, उसके बाद वो ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये क्या करता है? उन्हें रॉयल फरमान जारी करके 1717 का उनको बोलता है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे वॉज हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय।
बॉम्बे किसको दे दिया, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पर ना मैंने आपको शायद चार्ल्स वन लिखवा दिया है, ये असली में चार्ल्स टू है। ही वॉज अ ब्रिटिश प्रिंस, ये इंग्लिश प्रिंस है जिसकी शादी किससे होती है, मैंने बताई थी ये भी आपको। इसकी शादी होती है पोर्तुगीज प्रिंसेस से, पोर्तुगीज प्रिंसेस से, जिसका क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा जो है ये एक पोर्तुगीज प्रिंसेस थी और इसकी शादी ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू से होती है। और उस दौरान पोर्तुगीज क्या करते हैं, एज अ डोरी, एज दहेज क्या दे देते हैं, बॉम्बे ही गिफ्ट दे देते हैं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब ऑफ आरकोट एट द टाइम ऑफ कार्नेटिक वॉर्स, जब कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, हमने पढ़ी थी 3 कार्नेटिक वॉर्स थी। ठीक है, उसमें हमने मैंने आपको बताया भी था कि नवाब ऑफ आरकोट कौन था। कार्नेटिक का रीजन भी बताया था मैंने आपको, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो क्या है, कार्नेटिक एरिया है। ठीक है, एज वेल एज मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्नेटिक एरिया का रूलर कौन था। तो कौन था रूलर वहां का था रूलर अनवरुद्दीन। कौन था, अनवर उद्दीन, नवाब अनवर उद्दीन वॉज द रूलर ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक का ही रूलर है तो आर्कट का भी है। तो आर्कट क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है। क्या है, कर्नाटक में जहां ये वॉर्स होती है ना, यहाँ पे नवाब जो आर्कट का होता है वो कौन होता है, अनवर उद्दीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीस ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल वाज साइंड बिटवीन, ये भी आपको बताया था जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैंने आपको बताया था किसके बीच में होती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। पहले तो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, तो उनकी अपनी लड़ाई थी। दूसरी तरफ इंडिया में क्या होता है कि जो अंग्रेज हैं वो फ्रेंच जो है वो अंग्रेज जो है वो फ्रेंच की शिप्स को कब्जे में कर लेते हैं। तो बदले में फ्रेंच क्या कर देंगे, फ्रेंच अंग्रेजों का मद्रास ही ले लेंगे, अंग्रेजों से मद्रास ले लेते हैं। और फिर ये सब हो कहाँ रहा है, हो रहा है कर्नाटिक रीजन में। तो जो वो है रूलर है, नवाब है जो आर्कट का, वो बोलता है फ्रेंच से कि तुम मुझे क्या करना, मद्रास दे देना। तो वो मान जाता है कि मैं तुम्हें मद्रास दे दूंगा, लेकिन बाद में डुप्लेक्स जो है वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें मद्रास नहीं दूंगा। तो आपस में लड़ाई हो जाती है किस किस की, फ्रेंच और नवाब की। बाद में क्या होती है, बैटल ऑफ इन दोनों के बीच में होती है, नवाब और फ्रेंच के बीच में, सेंट थॉमस। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा क्रक्स बता दिया कर्नाटिक वॉर का। ठीक है, जिसमें दोनों बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी शामिल है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक्सला चैपल की, तो इसी वॉर के बाद यानी पूरी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो कंप्लीट होती है उसके बाद एक ट्रिटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपल। ये होती है साइन इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया का जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर, उसका वो कंक्लूजन पे आ जाता है, वो कंक्लूजन उसका आ जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज और फ्रेंच जो है वो क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं और आपस में टेरिटरीज जो है वो एक्सचेंज कर लेती हैं, जिसमें फ्रेंच जो है वो अंग्रेजों को उनका मद्रास वापस दे देगा और अंग्रेज क्या करेंगे, अब नॉर्थ अमेरिका में लुईबर्ग नामक एक टेरिटरी जो है वो किसको दे देंगे, फ्रेंच को दे देंगे। ठीक है, the next question is with reference to Indian history consider the following statements। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, करेक्ट है। पहला है डच established their factories on the east coast on the land granted to them by the गजापति रूलर्स। डच जो है वो अपनी फैक्ट्रीज ईस्ट कोस्ट पे लगाते हैं और उन्हें वो लैंड किसने दी होती है, गजापति रूलर्स ने दी होती है। ये कौन बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी बोल रही है अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये अभी मैंने आपको बताया, और कब किया था, 1510 में किया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये तो पढ़ने से ही पता चल रही है। Third one is the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire। कह रहा है कि जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई मद्रास में। कहाँ पर, मद्रास में। और किस प्लॉट पर, जो प्लॉट वो जमीन जो थी वो उन्हें किसने दी थी,
जहां पर ये फैक्ट्री बनती है ना मद्रास में, ये जमीन उनको किराए पर किसने दी थी? विजयनगर एम्पायर के एक रिप्रेजेंटेटिव ने दी थी। ये सी स्टेटमेंट बोल रहा है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पर सही है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 and 3 इज करेक्ट, क्योंकि 2 तो वैसे ही हमें पता चल गया। तो हाँ, ये सच है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में फैक्ट्री लगाने के लिए एक प्लॉट दिया गया था किराए पर, और किसने दिया था? विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव ने दिया था, और ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप? देखो ये क्वेश्चन एसएससी, सीपीओ, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी 2021 में अपियर हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने सी रूट जो है वो डिस्कवर किया था वाया द केप ऑफ गुड होप? इस रास्ते से, जो केप ऑफ गुड होप का रास्ता है ना साउथ अफ्रीका के नीचे से, उस रास्ते से किसने जो है वो डिस्कवर किया था इंडिया का सी रूट, यानी सी रूट से इंडिया पहुंचा था। अब देखो, मैंने आपको वो जो स्टोरी सुनाई थी स्टोरी सुनाने का भी पर्पस जो होता है ना, क्वेश्चन को क्लियर आपको समझाने का ही होता है कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को, क्योंकि पेपर में सिर्फ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कौन सी चीज कब हुई, किसके बीच में हुई, डायरेक्ट कहाँ पे फोर्ट बना, ऐसा नहीं होता हमेशा। तो इसीलिए ध्यान से स्टोरी को भी सुनना चाहिए। वही स्टोरी आपको सुनाई जाती है जो आपके लिए रेलेवेंट होती है, ठीक है। तो मैंने आपको जब ये स्टोरी सुनाई थी कि पुर्तगाल और स्पेन से, मैंने बताया था स्पेन से एक आदमी निकलता है, वो कोलंबिया डिस्कवर करता है, सॉरी अमेरिका डिस्कवर करता है, बताया था ना, है ना। वो क्या डिस्कवर करता है? अमेरिका डिस्कवर करता है। और वो कौन था? ही वॉज कोलंबस। ये मैंने आपको बताया था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके बाद ये होता है 1492 में, और ये होता है 1487 में। 1487 में क्या होता है कि पुर्तगाली जो होता है एक आदमी, यहाँ पे अफ्रीका है कहीं, और यहाँ से जाता जाता यहाँ तक पहुंचता है, और यहाँ से ही वापस चला जाता है, पोर्टुगल वापस चला जाता है। और ये कौन सा रूट उसने डिस्कवर किया? इट इज नोन एज द रूट केप ऑफ गुड होप, यानी ये वो रास्ता है केप ऑफ गुड होप का। ये किसने डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बॉर्थो लोमियो लोमियो डियाज, ठीक है। ये मैंने आपको सब फर्स्ट लेक्चर में बताया है, लिखवाया भी है। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया था कि बाद में पोर्टुगल से एक आदमी निकला, बाद में पोर्टुगल से एक आदमी निकला, और वो अफ्रीका के यहाँ तक पहुंच के, इस कोस्ट तक पहुंच के, फिर यहाँ पे अब्दुल माजिद उसे मिलता है, और उसकी हेल्प से वो इंडिया कहाँ पर पहुंच जाता है? इधर पहुंच जाता है, कहाँ पर? कैलिकट में पहुंचता है, एंड ही वॉज वास्को द गामा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर आपसे पूछा जाता हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बार्थोलोमियो डियाज इन 1487। पर ये आपसे पूछ रहा है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इंडिया में कौन आया, इंडिया की खोज किसने की उस रास्ते से? तो ही वाज वास्को द गामा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट वास्को द गामा भी नहीं टिक कर देना था, क्योंकि क्या पता आपसे यही पूछा होता हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। The next question is, the cotton cloth of Calicut which was taken by Portuguese from Calicut was commonly called in Europe। SSC MTS का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से याद रखना है, इनको पहले देखना है। कॉटन क्लॉथ जो कैलिकट का था, कैलिकट का जो कॉटन कपड़ा था, उसको पोर्तुगीज कहाँ ले गए थे? बाहर, यूरोप में ले गए ना अपने देश में। तो उसको जब वो बाहर ले जाते हैं कैलिकट से, तो उसे यूरोप में क्या कहा जाता है? किसको यूरोप में क्या कहा जाता है? इस कॉटन क्लोथ को, जो कैलिकट का ये कपड़ा है कॉटन का, उसको बाहर यूरोप में क्या कहा जाता है? इट वाज नोन एज कैलिको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हूम दियू वाज कॉन्कर्ड इन 1509 एडी। किससे दियू जो है वो 1509 एडी में ले लिया जाता है? सोचो, एक मिनट, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बाय whom दियू was
कॉन्कर्ड इन 1509 AD, ये आपसे पूछ रहा है। पता किससे लिया जाता है? ये ले लिया जाता है पोर्तुगीज से। By whom Leo was conquered in 1509 AD? The answer is Portuguese. The next question is, where was the Western Presidency during the initial period of East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर कौन सी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी शुरुआत में? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है तो उस शुरुआती दौरान में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी होती है उनकी, ये आपको बताना है। RRB में ये क्वेश्चन आया है, MPPSC में भी क्वेश्चन अपीयर हुआ है, एंड इट इज सूरत। अब आप देख लो, इनकी तो लोकेशन ही नहीं है नॉर्थ में, हाँ वेस्ट में पूछ रहा है ना, तो ये तो नॉर्थ वेस्ट में आ गई। ये देखो, ये तो साउथ में है तीनों, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड केरला। The next question is, where was the first French factory in India established by Franco Caro in 1668? फ्रेंच इंडिया में कब आते हैं? 1664 में। और पहली फैक्ट्री कब लगाते हैं? 1668 में। ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। और कहाँ पर लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। सॉरी, ये लगाते हैं 1668 में सूरत में। कहाँ पर? सूरत में लगाते हैं। दूसरी फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम होगी, और अंग्रेजों की जो 1611 में फैक्ट्री होगी वो मसूलीपट्टनम में लगेगी। और 1613 में उनकी जो परमिशन लेते हैं फिर वो जहांगीर से, उसके बाद थॉमस ऑल्डवर्थ परमिशन लेने गया था उसकी कोर्ट में, उसके बाद उसे परमिशन मिल गई तो सूरत में फैक्ट्री लगा दी जाती है 1613 में। इनकी पहली है सूरत में, फिर मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो ये एनडीए में क्वेश्चन आया है। आंसर इज फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया एस्टैब्लिश बाय फ्रैंको कैरो ने एस्टैब्लिश की है 1668 में सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश? ये भी मैंने आपको पढ़ाया। वॉन्डीवॉश की बैटल किसके बीच में होती है और कौन उसमें हार जाता है? ये किसमें हुई थी? थर्ड कैरनेटिक वॉर में हुई थी ना, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, ठीक है। तो किसके बीच में हुई है कैरनेटिक वॉर? इंग्लिश और फ्रांस के, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई है। तो कौन हार गया था? फ्रेंच ही तो हारे थे, ठीक है। फ्रेंच इज द राइट आंसर। हु वाज डिफीटेड? फ्रेंच वाज डिफीटेड। और उसके बाद अंग्रेज जो है उनका ही दबदबा यहाँ पर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस द टोम ऑफ वास्को द गामा लोकेटेड? वास्को द गामा का टोम कहाँ पर है? टोम इज ब्यूरियल साइट, ठीक है, जहां पर उसको दफनाया गया था। कहां पर है वो? इसका टोम कहां पर है? इट इज इन कोची, ठीक है, जिसको पहले कोचिन कहा जाता था। पढ़ा था ना हमने, वो कैलिकट में आता है। फिर उनकी पहली फैक्ट्री कैलिकट में लगती है 1500 में, 1501 में फिर उनकी दूसरी कोचिंग, फिर उसके बाद उनकी कैनानोर में फैक्ट्रीज लगती हैं, ठीक है। तो आंसर इज टोम इज लोकेटेड इन कोची। The next question is, with reference to European powers in India, which of the statement is incorrect? Which of the statement is incorrect? आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला बोल रहा है द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। पोर्तुगीज ने गोवा को कैप्चर किया 1499 में। फिर बोल रहा है द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया इन मसूलीपट्टनम। अंग्रेज जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में कहाँ लगा रहे हैं? मसूलीपट्टनम, विच इज द राइट आंसर। ये ठीक है ना, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और कब लगा रहे हैं? 1911 में, 1711, 1611 में, ठीक है। फिर बोल रहा है ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री खोल रहे हैं 1633 में। ये भी सही है। कहाँ खोल रहे हैं? हरिहरपुर, बालासोर, है ना, मैंने करवाया आपको, ये लिखा हुआ है।
हरिहरपुर बालासोर ओडिशा में खोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। डुप्लेक्स की लीडरशिप के अंडर फ्रेंच जो है वो मद्रास कैप्चर कर लेता है 1746 में। और ये भी बिल्कुल सही है, जो बताया था हमने, फर्स्ट कैनेटिक वॉर तभी तो होती है क्योंकि उसने उसकी शिप्स ले ली, तो उसने फ्रेंच ने क्या ले लिया था, डुप्लेक्स की लीडरशिप के अंडर उनका मद्रास ले लिया था। यही हुआ था ना, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल साइन होती है। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली और ये वाली तो सही है। गलत कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि पोर्तुगीज अंडर अल्बुकर्क, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। कब लेते हैं, 1510 में। अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to Portuguese? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, ठीक है। बोल रहा है कौन सा रूलर है मिडिवल इंडिया का, मिडिवल गुजरात का, कहां का, मिडिवल गुजरात का, जो दीव दे देता है पोर्तुगीज को। दीव किसको दे दिया इसने, पोर्तुगीज को दे दिया। ये कौन था, ही वाज बहादुर शाह, ठीक है। ये इसको दीव दे देता है। The next question is with reference to Indian history consider the following statements। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers। ये वही वाला रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि अल्फोंसो जो है वो कैप्चर करता है गोवा बीजापुर की सल्तनत से 1510 में। तो ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा क्या है हमसे, सही। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फैक्ट्री लगाती है मद्रास में किराए पर लेकर, और किसने दी थी, किराए की जमीन जो है वो किसने दी थी, विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव ने। 2 and 3 आर द जो राइट वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी, जिसको अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया 2010 में। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज। कह रहा है, बोल रहा है कि पहला यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी कैप्चर करी वो पोर्तुगीज है। और फिर बोल रहा है सेकंड यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी कैप्चर की वो फ्रेंच था। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें कि इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कैप्चर ही नहीं किया। इसमें सही कौन सी है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें ये बताना है, ठीक है। इसमें द राइट आंसर इज पहली यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी कैप्चर की वो पोर्तुगीज थी, सही है। सेकंड वाली जो पौंडीचेरी कैप्चर करती है वो फ्रेंच होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है क्योंकि पौंडीचेरी उन्होंने ली थी फ्रेंच से लेकिन वापस दे देते हैं, वो बात अलग है। तो स्टेटमेंट सी विल बी करेक्ट, ठीक है। The next question is with whose permission did the English set up their first factory in सूरत। जो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में सूरत में पहली फैक्ट्री जब लगाई अंग्रेजों ने तो किसकी परमिशन से लगाई थी। मैंने आपको बताया था विलियम हॉकिंस 1609 में किसकी कोर्ट में आता है, जहांगीर की कोर्ट में आता है, परमिशन मांगता है कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मना कर देते हैं वो। फिर वो बाद में 1612 में बैटल ऑफ स्वॉली होती है, जिसके दौरान बैटल ऑफ स्वॉली किसके बीच में होती है, बैटल ऑफ स्वॉली जो है
इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में होती है ना, जिसमें कौन हार जाता है, पोर्तुगीज हार जाते हैं, दे लॉस्ट द बैटल, दे वर डिफीटेड इन द बैटल, और इंग्लिश जीत जाते हैं। और इससे कौन इंप्रेस हो जाता है, जहांगीर इंप्रेस हो जाता है इंग्लिश की जीत से। तो उस टाइम इसको एहसास होता है कि नहीं, इंग्लिश जो है वो भी सही बंदे हैं, सही इंसान है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है मतलब इनकी जीत से, तो फिर वो इंप्रेस हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1613 में अगले साल ही एक आदमी जो है जिसका नाम है थॉमस ऑल्डवर्थ, वो कहाँ आता है, कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के दरबार में आता है, ये मैंने बताया आपको सारा, जहांगीर के दरबार में आता है और उनसे परमिशन मांगता है। और बात कैसे करता है, ये सबसे पहली बात करता है पर्शियन लैंग्वेज में, उसे पर्शियन लैंग्वेज आती थी, वो जहांगीर के सामने पर्शियन भाषा में बात करता है, तो जहांगीर बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है। वो क्यों इंप्रेस होता है दोबारा, क्योंकि पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर की पर्शियन ही जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी, इसलिए जहांगीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो बोलता है कोई बात नहीं जनाब, आप क्या करो, सूरत में फैक्ट्री खोल दो। इस तरह से सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन जो है वो दे दी जाती है अंग्रेजों को। अब ये पूछ क्या रहा है कि किसकी परमिशन से फैक्ट्री खुलती है, तो किसकी परमिशन है, जहांगीर की, और कब है, 1613 में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the year 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory? वही क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दिया है कि 1613 में कहां पर फैक्ट्री खोली जाती है, अंग्रेजों को कहां दी थी परमिशन, सूरत में खोलने की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, ठीक है। Which one of the following statement is a correct statement? Modern Kochi was a Dutch colony till इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो आज की कोची है, जिसको तब कोचिन कहा जाता था, वो डच की कॉलोनी रही इंडिपेंडेंस तक, ये कह रहा है, ठीक है। बी स्टेटमेंट बोल रहा है, बी स्टेटमेंट बोल रहा है डच डिफीटेड द पोर्तुगीज, डच हरा देते हैं पोर्तुगीज को, एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। डच पोर्तुगीज को हराकर कोची में क्या बना देते हैं, फोर्ट विलियम बना देते हैं। तीसरा बोल रहा है द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। मॉडर्न कोची जो है वो पहले एक डच कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है, उसके बाद जो है पोर्तुगीज उस पर कब्जा जमाते हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मॉडर्न कोची जो है वो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट ही नहीं थी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज डी वाला, ठीक है, मॉडर्न कोची नेवर बिकम्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर जो है उसे करेक्टली मैच नहीं किया गया है, यानी आपको बताना है किसके टाइम पर कौन आता है। यहाँ पे दिया है जहांगीर के टाइम पर विलियम हॉकिंस आता है इधर, ठीक है, उसके दरबार में आया था 1609 में। अकबर के टाइम पे सर थॉमस रो, शाहजहां के टाइम पे ट्रेवरनियर, औरंगजेब के टाइम पे मैनोकी। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्टली मैच्ड। ये भी यूपीएससी में 1999 में क्वेश्चन आया था। तो अब आप देखेंगे, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, तो आपको दो चीजें तो मैंने पढ़ाई हैं इधर क्लास में, और वो क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा है। विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के टाइम पे आता था, दैट इज श्योर, तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के टाइम पे सर थॉमस रो, सर थॉमस रो तो इन्हीं के टाइम पे आया, जहांगीर के टाइम पे। ही वाज एन इंग्लिशमैन, ये तो उसी टाइम का है, सर थॉमस रो है, ये 1615 के दौरान शायद इंडिया में आता है, कुछ इसी दौरान है, 1613 से 13 में तो ऑल्डवर्थ आता ना, कुछ 15 के करीब, ये वही तब के टाइम पे आता है। तो यानी ये जहांगीर के टाइम का है, ये अकबर के टाइम का नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो इसी को टिक करेंगे ना, मतलब ये वाली गलत है ना स्टेटमेंट, तो इसको टिक करेंगे, यही वाला आंसर है हमारा, ठीक है। तो आपका ये 30 क्वेश्चंस का जो सेशन था, ये एमसीक्यू सेशन था, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो हमने क्लास में अभी तक पढ़ा, आपने उससे भी कुछ समझा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के हैं, कुछ एसएससी के, आरआरबी के क्वेश्चंस थे, जिसमें एनडीए का भी एक क्वेश्चन हमने देखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
आपने देखा, और दूसरी चीज कि आपको इस चैप्टर को किस वे में पढ़ना है ये भी आपने देखा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक को पढ़ना किस तरीके से, किस वे से पढ़ना है। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लर्न नहीं करनी है, हमें बहुत सारी चीजों को एनालाइज भी करना होगा। जैसे हमने इसको भी एनालाइज ही किया कि किसके टाइम पर फोन आया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमें पता चल गया कि अकबर वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो यानी यही वाला सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब ऐसे ही करेंगे हम कि जो भी आपका चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो हम एक एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर का क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं तो हम एक टॉपिक के बाद नहीं कर सकते, तो हम टॉपिक में मैं वैसे भी रिविजन तो करवाती रहती हूँ साथ साथ आपको। ठीक है, हम यही करेंगे कि जब भी आपका कोई चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा उसके बाद पूरा उस चैप्टर का निचोड़ जो है एमसीक्यू के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा, और पीवाईक्यूज के साथ साथ हम उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द